आज की कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जो पहले एस्ट्रोनॉट थी और जब वो पृथ्वी पर वापस आ रही थी तब अचानक से वो गायब हो जाती है। अब वो कहाँ गायब हुई थी, उसके गायब होने के पीछे क्या वजह थी, ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की कहानी में। ये कहानी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक जर्मन साइंस फिक्शन मूवी है जो आपको लास्ट तक यहाँ पर बरकरार रखेगी। कहानी की शुरुआत में हम सेवन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी बेटी चार्ली के साथ रह रहा होता है। तभी अचानक रात में उसकी नींद खुलती है और वो चार्ली को कहीं चलने के लिए तैयार होने के लिए बोलता है। सबसे पहले वो चार्ली को उसके हियरिंग डिवाइसेस लगाता है क्योंकि वो सही से सुन नहीं पाती है। कुछ देर बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां और भी बहुत सारे लोग होते हैं। असल में सेवन की पत्नी पॉला जो कि एक एस्ट्रोनॉट थी वो आज पृथ्वी पर वापस आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम स्पेसशिप में देखते हैं कि पॉला और उसका साथी हार्डी काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। असल में उनका पैराशूट ओपन ही नहीं हो रहा होता है। धीरे धीरे वो लोग जमीन के और नजदीक आते जा रहे थे और सेवन और बाकी के सभी लोग ये सब कुछ एक स्क्रीन पर देख रहे थे जिससे वो सब भी बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। पर तभी अचानक पॉला एक बटन दबा देती है जिससे पैराशूट्स ओपन हो जाते हैं और उन सब की सेफ लैंडिंग हो जाती है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां वो स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ होता है उसे वहां जा करके खोला जाता है। इन सब के बाद सेवन अपनी बेटी चार्ली से कहता है कि कल उसकी मॉम आ जाएंगी। ये सुनकर चार्ली भी काफी खुश होती है। जब वो दोनों घर जाते हैं तो सेवन के पास पॉला का कॉल आता है और वो उससे बात करके उससे काफी गुस्सा होती है कि उसने उसे कॉल नहीं किया। पॉला उससे और भी बहुत सारी बातें करती है पर तभी अचानक वो उससे कुछ ऐसा कहती है जो उसे समझ नहीं आता। असल में सेवन के फोन की बैटरी भी उसी वक्त डेड हो जाती है और इसलिए वो सोचता है कि अब वो कल ही पॉला से मिलकर सारी चीजें पूछ लेगा। अगले दिन सेवन और चार्ली पॉला को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं जहां वो रैनर नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो कि साइंटिस्ट को एस्ट्रोनॉट बनने में मदद करता था। ये सब सुनकर चार्ली तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। खैर वहीं पर ही वो मीरा नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि हार्डी की वाइफ होती है। अब वो सभी लोग मिलकर अपने अपने फैमिली मेंबर्स का वेट करने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि जिस फ्लाइट से पॉला और हार्डी आने वाले थे उस काफी लेट है। अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो लोग वहीं पर वेट करने लगते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि एयरपोर्ट पर एक बूढ़ी लेडी होती है जो चार्ली की तरफ देखकर हाथ हिला रही होती है, पर चार्ली उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करती क्योंकि वो लोग उसे जानते नहीं थे। खैर तभी कुछ देर बाद सेवन वॉशरूम जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि पूरे एयरपोर्ट पर भगदड़ मची हुई है और उसकी बेटी चार्ली और मीरा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे वो काफी घबरा जाता है। जिससे कुछ देर बाद उसे वो मिल भी जाती है। तभी उन्हें ये पता चलता है कि जिस फ्लाइट से वो लोग आ रहे थे वो कहीं गायब हो गई है। पर ये कैसे पॉसिबल था? आखिर इतनी बड़ी फ्लाइट गायब कैसे हो सकती है? ये सभी बातें उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए एयरपोर्ट के फैसिलिटी की तरफ से उन लोगों को एक होटल में रुकने के लिए एक रूम दिया जाता है। अब तक सेवन को ये समझ आ चुका था कि कहीं पॉला के साथ कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, पर वो ये सब चार्ली को नहीं बताता है और अकेले वॉशरूम में जाकर पॉला को याद करके रोने लगता है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉला, सेवन, मीरा और हार्डी एक साथ बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ हार्डी सिगरेट पीता है और सेवन उससे कहता है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका IQ कुछ देर के लिए कम हो जाता है और इसी तरीके से वो लोग वहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है और सेवन जब बालकनी में जाता है तो वो एक और लेडी से मिलता है जो कि अपने किसी और फैमिली मेंबर का वेट कर रही होती है जो कि उसी फ्लाइट से आने थे। कुछ देर बातें करके सेवन गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटकने लगता है और कहता है कि पॉला को पहले से सब कुछ पता था और मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। ये सुनकर वो लेडी थोड़ी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सेवन क्या कह रहा है। खैर वो बिना कुछ एक्सप्लेन करे वापस अंदर चला जाता है। अगली सुबह सभी लोगों को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया जाता है
जहां उन्हें एक शॉकिंग ट्रुथ के बारे में बताया जाता है। एयरपोर्ट के ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि जिस प्लेन में पॉला, हार्डी और बाकी के लोग थे वो अटलांटिक ओशियन के ऊपर आखिरी बार देखा गया था और कई बार ढूंढने के बाद भी वो प्लेन कहीं भी नहीं मिला और उसका मलबा अटलांटिक ओशियन में ही हमें देखने को मिला है। ये सब सुनकर सभी लोग बहुत घबरा गए और वो रोने भी लगे क्योंकि अब शायद उनके साथ वालों के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ से सीन 3 महीने पहले शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पॉला और हार्डी जो कि पहली बार स्पेस में आए थे वो दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि अब उन लोगों को 3 महीने तक वहीं पर रहना था। खैर यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम वापस से 7 को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी अचानक वहाँ फेडरल पुलिस आ जाती है और वो 7 से कुछ पूछताछ करने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसकी पॉला से बात हुई थी, जिस पर वो हाँ कहता है, पर वो उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। असल में लैंडिंग के 49 सेकंड्स तक पैराशूट के लिए बटन नहीं दबाया था, जो कि काफी अजीब था। आखिर वो किस चीज का वेट कर रही थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए ही पुलिस 7 के पास आई थी, पर उसे कुछ भी इस बारे में नहीं पता था। खैर इन सब के बाद 7 चार्ली को लेकर गैराज में जाता है और अपने कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश करता है, पर उसका कार्ड चलता नहीं है। तभी अचानक उन्हें नोरा नाम की एक लड़की मिलती है जो कि मूडी की तरफ से आई थी। मूडी असल में वो इंसान थी जिसने पॉला की एस्ट्रोनॉट बनने में मदद की थी और वो एक बहुत बड़ी बिलियनेयर थी। यहाँ नोरा उसे बताती है कि मूडी भी इस दुर्घटना से काफी दुखी है क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं है और वो पॉला को अपनी बेटी के जैसा मानती थी। वो 7 से कहती है कि अगर उसे किसी भी तरीके की जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकता है, जिसके बाद वो उसकी बेटी को एक नोट देकर चली जाती है जिस पर लिखा होता है डेथ इज जस्ट अ बिगनिंग, जिसका मतलब था मौत ही किसी चीज की शुरुआत है। जब चार्ली इसका मतलब पूछती है तो 7 उससे झूठ कहता है कि अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, जिसके बाद वो लोग घर आते हैं और 7 चार्ली को सुला देता है। यहाँ से सीन वापस 3 महीने पहले शिफ्ट होता है और हम पॉला और हार्डी को उसी स्पेसक्राफ्ट में देखते हैं। यहाँ पॉला रेडियो की मदद से कुछ सिग्नल टैप करने की कोशिश कर रही होती है। तभी हार्डी उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ आए क्यों, जिस पर पॉला उसे बताती है कि वो लोग मूडी के लिए काम करते हैं और वो एक ऐसी थेरेपी ढूंढ रहे हैं जिसकी मदद से वो कुछ ऐसे सेल्स को जिंदा कर सके जो कि कभी भी वापस जिंदा नहीं हो सकते हैं। तभी हार्डी उससे कहता है कि वो रात में सोते वक्त खुद बड़बड़ाती है, जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम 7 को देखते हैं। 7 उन रेडियो से पॉला की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश करता है जिसमें वो चार्ली से बात कर रही थी। वो दोनों इस वक्त काफी ज्यादा खुश थे। खैर तभी उसे मीरा का कॉल आता है और मीरा उसे बताती है कि पुलिस वाले उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं, जिस पर वो मीरा से पूछता है कि क्या हार्डी भी कुछ अजीब बिहेव कर रहा था और वो कहती है कि हाँ कुछ कर तो रहा था। इसके बाद 7 का शक धीरे धीरे बढ़ने लगता है कि शायद जो पुलिस वाले उन्हें बता रहे हैं वो एक्चुअल में सच नहीं है। इसको चेक करने के लिए वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले करता है जहाँ वो देखता है कि हार्डी की घड़ी का टाइम 17:11 है, जो कि उस टाइम से अलग था जो उन्हें न्यूज में बताया जा रहा था। मतलब कि चैनल पे जो दिखाया जा रहा था वो लाइव नहीं था, पर पहले तो उन्हें यही लग रहा था कि ये लाइव है। इन सब का सच जानने के लिए 7 रेनर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि आखिर ये 90 मिनट्स का टाइम डिफरेंस क्यों है, वो लोग उनसे क्या छुपा रहे हैं। जिस पर रेनर उनसे कहता है कि हार्डी और पॉला और बाकी के 176 पैसेंजर्स मर चुके हैं और इससे ज्यादा वो उसे और कुछ भी नहीं बता सकता है। यहाँ पे हम फिर से स्पेस में देखते हैं जहाँ पर पॉला अपनी बेटी चार्ली से बात कर रही होती है। तभी अचानक से रेडियो का सिग्नल कटने लगता है क्योंकि वो लोग डेड जोन में एंटर करने वाले थे। डेड जोन एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि उनका पृथ्वी से सारा कनेक्शन टूट जाता है। खैर वापस सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ चार्ली सुबह अपनी मॉम की डेथ की न्यूज टीवी पर देख लेती है और इसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। वो लोग इन सब से कोप अप कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ फेडरल पुलिस आ जाती है। वो चार्ली को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें कि
पॉला 7 से कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना। अब वो लोग 7 से पूछते हैं कि आखिर उसकी पत्नी कॉकपिट में कर कह रही थी। खैर उसका इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर क्या बात है। वहीं हम देखते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में पॉला को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, पर ये कैसे पॉसिबल था? वो तो डेड जोन में थे जहाँ पर कोई भी आवाज नहीं आ सकती थी। पॉला को ऐसा लग रहा था कि वो आवाज उसकी बेटी चार्ली की है। खैर अब यहाँ से जब सीन प्रेजेंट में आता है और चार्ली वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे लगता है कि शायद उसकी मॉम आ गई है और वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। पर तभी 7 उसे समझाता है कि ये उसकी मॉम की बस एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वहीं स्पेस में हम देखते हैं कि ये पॉला इस बारे में हार्डी को बताती है, जो कि खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड था कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। जब वो लोग एंटीना चेक करते हैं तो वो स्पेस की तरफ मुड़ा हुआ था, जिसका मतलब था कि ये आवाज स्पेस से आ रही है और ये कोई ऐसा व्यक्ति निकाल रहा है जो कि ह्यूमन नहीं है और वो ह्यूमन होने की एक्टिंग कर रहा है। ये सब सुनकर हार्डी पॉला को ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कहता है, जिस पर पॉला भी अग्री हो जाती है और अब वो लोग एक बार फिर से ये सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी कुछ देर बाद पॉला को ये समझ आ जाता है कि शायद वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगी और उन्हें बाकी लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तभी वो अपने हाथ पर एक अजीब सा निशान भी देखती है। खैर यहाँ से सीन वापस पृथ्वी पर आता है, जहाँ पर पॉला के पेरेंट्स भी अब 7 के यहाँ आ गए होते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटी के बारे में पता चल चुका था। डिनर के बाद जब चार्ली सोने जाती है तो वो 7 से रेडियो ऑफ ना करने के लिए कहती है क्योंकि उसे अभी भी इस बात पर यकीन था कि शायद उसकी मॉम उसे कांटेक्ट करेंगी। वहीं दूसरी तरफ स्पेस में हम देखते हैं कि पॉला की अचानक से नींद खुलती है और अब वो बाकी लोगों को भी इस बारे में बताने का डिसाइड करती है। वो बाहर आती है तो देखती है कि वो लोग एक बार फिर से डेड जोन में एंटर कर चुके हैं। खैर वो तभी अपने बाकी के टीम मेंबर्स को बताती है कि उसे एक अलग रिकॉर्डिंग मिली है और जब वो उसे ऑन करने की कोशिश करती है तो उसमें एक्चुअल में कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई होती है। यहाँ हार्डी भी उसको साथ नहीं देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले, इसीलिए वो वहाँ पर पॉला का ही मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि शायद उसे स्पेस सिकनेस हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर हम देखते हैं कि मीरा 7 से मिलने आती है और मीरा उससे पूछती है कि आखिर पॉला कॉकपिट में क्या कर रही थी, जिस पर 7 उससे कहता है कि हो सकता है उसको कोई दौरा पड़ा हो क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। जिस पर मीरा उससे कहती है कि उसने ड्रग्स लेना तो काफी पहले ही बंद कर दिया था, तो फिर आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जिस पर 7 उसे बताता है कि उसे साइकोसिस नाम की एक बीमारी है और वो इसके लिए दवाई भी लेती थी। ये सुनकर मीरा उससे कहती है कि अगर पॉला इस बात के लिए ड्रग्स लेती थी तो आखिर टेस्टिंग में उसकी ये ड्रग सामने क्यों नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ स्पेस में हम पॉला को देखते हैं जो कि अपने उस हाथ के घाव की वजह से काफी परेशान होती है। तभी अचानक उससे ऐसा लगता है कि उसके उस घाव में से कीड़े निकल रहे हैं, जो कि एक्चुअल में उसका एक हैलुसिनेशन था क्योंकि वो कोई भी दवाई नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब 7 पॉला के रूम में जाकर दवाई चेक करता है तो वो देखता है कि उसने कोई भी दवाई नहीं ली होती है, यानी कि सारी की सारी दवाइयाँ वहीं पर रखी हुई थी। अगली सुबह 7 और चार्ली के घर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और बहुत से लोग प्रोटेस्ट करने भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद पॉला की वजह से ही प्लेन क्रैश हुआ है। ये सब कुछ देखकर 7 अपनी बेटी को अपने नाना नानी के साथ जाने के लिए कहता है क्योंकि वो चाहता था कि वो सेफ रहे, जिस पर चार्ली मान तो जाती है, पर तभी रास्ते में उसे आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर वो अपने पिता के पास एक बार फिर वापस आ जाती है। वहीं स्पेस में हम देखते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए पॉला मूडी को कॉल करती है और वो उसे सब कुछ बता देती है, जिस पर मूडी उससे पूछती है कि क्या उसे अब भी वो अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं, जिस पर पॉला उससे कहती है कि उसने दवाई ले ली है और अब सब कुछ ठीक है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉला 7 से कह रही होती है कि मीरा स्पेस में जाना बहुत जरूरी है
और अगर उन लोगों को मेरी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता चल गया तो वो लोग मुझे कभी भी जाने नहीं देंगे, और अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि पॉला स्पेस में जाने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब थी। उसे अपनी मेडिकल कंडीशन और अपने परिवार की भी उतनी चिंता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोरा उन सभी रिपोर्टर्स को हैंडल करने के लिए आ गई होती है जो कि सेवन के घर के बाहर होते हैं। वो उन लोगों से कहती है कि मैं बेनिशा मूडी की तरफ से हूँ और वो सभी इस बात से काफी दुखी हैं। पर तभी एक आदमी उसके ऊपर रेड कलर का पेंट फेंक देता है, जिससे कि नोरा काफी घबरा जाती है और सेवन को उसकी मदद के लिए आना पड़ता है। इसके बाद वो सेवन को एक डिवाइस देती है जिसकी मदद से वो कांटेक्ट उससे कर सकते थे, और अब सेवन नोरा को उसकी कार में बिठाकर वहाँ से भेज देता है। तभी अचानक चार्ली जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और जब सेवन वहाँ पहुँचता है तो वो उससे कहती है कि उसकी पॉला से अभी अभी बात हुई है। ये सब सुनकर सेवन काफी नाराज हो जाता है और वो रेडियो सिग्नल कट कर देता है, जो देखकर चार्ली काफी नाराज होती है और कहती है कि काश मॉम की जगह आप मर जाते। इसके कुछ देर बाद सेवन अपनी बेटी को लेकर मीरा के घर जाता है, जहां वो मीरा से कहता है कि जरूर सरकार उनसे कुछ तो छुपा रही है। जिसके बाद वो चार्ली को वहीं छोड़ करके रेनर से मिलने के लिए उसके घर जाता है, पर रेनर वहां पर नहीं होता है। जिसके बाद वो उसके घर पर कुछ तलाशी लेता है, जहां पर सेवन को एक टॉप सीक्रेट फाइल मिलती है और उसे पढ़कर उसे ये समझ आ जाता है कि पॉला और हार्डी को स्पेस में जरूर कुछ अजीब मिला था, जिसको बताने के लिए जब वो वापस मीरा के यहाँ आता है तो देखता है कि चार्ली वहाँ नहीं है, जो देखकर वो काफी घबरा जाता है। तभी उसे घर के बाहर वही आदमी दिखता है जिसने की नोरा के फेस के ऊपर उस रेड पेंट को फेंका था, इसीलिए वो अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है। फाइनली वो जब उसे पकड़ लेता है तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि एक्चुअल में उस आदमी की पूरी फैमिली भी उसी प्लेन में मारी गई थी जिसमें की पॉला थी। इसी तरह चार्ली को गायब हुए 4 घंटे हो जाते हैं और अब तक सेवन को उसकी कोई भी खबर नहीं मिली होती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्पेस में देखते हैं कि पॉला अब भी उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है जिसने उससे कांटेक्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ पॉला मूडी को अपने हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और वो उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं वो सिग्नल ढूंढ के रहूंगी। सेवन की बेटी चार्ली अब तक गायब थी और 4 घंटे हो चुके थे, इसीलिए वो पुलिस को इस बारे में कॉल करने के लिए इन्फॉर्म करता है। तभी अचानक उसे याद आता है कि आखिर चार्ली वहाँ से क्यों गई थी, और इसलिए वो उसका रेडियो ऑन करके बैठ जाता है इस उम्मीद में कि शायद पॉला उसे भी कांटेक्ट करे। पर फिर 2 मिनट बाद ही उसे अपनी इस हरकत पर रिग्रेट होता है, क्योंकि वो ऐसी चीज की उम्मीद कर रहा था जो पॉसिबल नहीं थी। तभी अचानक वो वहाँ रखी चार्ली की डायरी चेक करने लगता है, जिसमें उसे बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो चार्ली ने पॉला से बात करते वक्त लिखी हुई थी, जिसमें उसे एक एड्रेस भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली अपने घर से भागकर एक एड्रेस पर आई होती है जहाँ पर एक डॉगी भौंक रहा होता है। तभी अचानक से कोई उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। तभी सेवन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर फेडरल पुलिस आई हुई होती है। वो लोग सेवन को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो उसे उस आदमी की फोटो दिखाते हैं जिसको कि सेवन ने मारा हुआ था। ये वही आदमी था जिसने उसके ऊपर रेड इंक फेंकी थी। इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो रेनर के घर क्यों गया था, और जब उसे उनके कोई सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि तुम ही ने जरूर कुछ न कुछ किया है। ये सब सुनकर सेवन उनसे कहता है कि आखिर क्या आप लोगों को नहीं पता कि लाइव टीवी में और हार्डी की घड़ी में इतना टाइम डिफरेंस क्यों था? क्या आप लोग ये जानना नहीं चाहते कि आखिर पॉला को ऐसा क्या मिला था? इन सब के बाद हमें स्पेसक्राफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हार्डी कंटिन्यूअस किसी चीज पर काम कर रहा होता है, जिससे पॉला ये समझ जाती है कि शायद वो उसी चीज पर काम कर रहा है जो कि पॉला को मिला था।
तभी अचानक से स्पेसक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है और अचानक ही वहाँ का प्रेशर कम होने लगता है, जिस पर एक टीम मेंबर हार्डी को कहता है कि अब उसे जाकर के एयर प्रेशर मैनेज करना होगा। असल में ये सब कुछ पॉला ने जानबूझकर किया था, क्योंकि वो उसी रेडियो सिग्नल को एक बार फिर से सबकी नजरों से दूर ढूंढना चाहती थी और उसकी ये चाल कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि जब सभी लोग एयर प्रेशर को मैनेज करने में लगे हुए थे उस वक्त पॉला को एक बार फिर से वही सिग्नल सुनाई देता है जो कि उससे हेलो कह रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में 7 उस फेडरल ऑफिसर को अब वो टॉप सीक्रेट फाइल दिखाता है, जिसे देखकर यहाँ इस सीरीज का सबसे बड़ा खुलासा होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि असल में एलियंस पृथ्वी पर आ रहे थे और यही वजह थी कि कोई नहीं चाहता था कि ये राज किसी को भी पता चले। ये सब कुछ बताकर 7 उस फेडरल ऑफिसर से कहता है कि यही वजह थी कि पॉला को गायब कर दिया गया और अब वो लोग उसे और उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ बताने के बाद 7 उस फेडरल ऑफिसर से कहता है कि अब आपको अगर ये जानना है कि उस प्लेन के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था तो आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेसक्राफ्ट से पॉला भी मूडी को ये सारी बातें बता रही होती है कि हमारी तरफ शायद एलियंस बढ़ रहे हैं और वो किसी भी वक्त पृथ्वी पर आ सकते हैं। जब मूडी को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो पॉला से कहती है कि उसे ये बात किसी को भी नहीं बतानी है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी लोग हमेशा एक मत पर राजी नहीं होते हैं, इसीलिए उसे ये इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट रखनी है। इन सब के बाद 7 अपनी बेटी चार्ली को ढूंढते हुए उसी एड्रेस पर आता है जो उसे उस डायरी में मिला था। वहाँ पर उसे वही बूढ़ी लेडी मिलती है जो कि उन्हें एयरपोर्ट पर मिली थी। इसके बाद वो 7 को उसकी बेटी चार्ली के पास ले जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी अचानक टीवी पर एक न्यूज आती है जहाँ सभी को ये पता चलता है कि उस प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उसमें पॉला की एक रिकॉर्डिंग होती है जो चार्ली और 7 से ये कह रही होती है कि उन दोनों को एक साथ रहना है और वो चाहती है कि वो दोनों एक साथ रहें ताकि वो उसकी मदद कर सकें। खैर अब यहाँ पे किसी को भी इसका मतलब समझ में नहीं आता है। तभी 7 अपनी बेटी चार्ली को बताता है कि तुम्हारी मॉम को जरूर कुछ न कुछ वहाँ पर मिला हुआ था और इसी वजह से लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। तभी वो बूढ़ी औरत उसी सिग्नल को चलाती है जो कि पॉला को स्पेस में मिला था। अब यहाँ वो 7 को बताती है कि आज से 2 साल पहले उसने भी इसी फ्रीक्वेंसी के एक सिग्नल को डिटेक्ट किया था जिसमें एक बच्चा हाय बोल रहा था, पर कुछ टाइम बाद उसे ये बात समझ आ गई थी कि ये कोई बच्चा नहीं है बल्कि कोई और है जो कि बार बार हेलो हेलो ही बोल रहा है। पर आज से 3 साल पहले उसे एक माँ और बेटी की फ्रीक्वेंसी सुनाई दी जो कि आपस में बात कर रहे थे और उसकी माँ को भी वही फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही थी और ये माँ और बेटी और कोई नहीं बल्कि पॉला और चार्ली ही थे और यही वजह थी कि वो बूढ़ी औरत एयरपोर्ट पर भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और इस तरीके से अब सभी ये बात जान जाते हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आ रहे हैं। अब वो फेडरल ऑफिसर जिसे कि 7 ने सब कुछ बता रखा था उसे भी यकीन हो जाता है कि जरूर उसके डिपार्टमेंट से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पॉला के गायब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए वो अपने एक वफादार साथी के साथ घर पर ही इस मिशन पर काम करने का डिसाइड करती है और उन लोगों के सामने एक बात आती है कि आखिर फ्लाइट 24 मिनट लेट कैसे हो गई थी। तभी अचानक से उनके दिमाग में एक प्लान आता है और वो ये बात डिस्कस करते हैं कि क्या कोई ऐसा पैसेंजर है जिसने कि अपना सामान रखा पर उसने फ्लाइट बोर्ड नहीं की, जिस पर उस फेडरल ऑफिसर को याद आता है कि एक ऐसा पैसेंजर था जिसने सामान रखने में 24 मिनट ले लिए पर उसने उसके बाद फ्लाइट नहीं ली। ये सारी बातें वो 7 को जाकर बताना चाहती थी पर रास्ते में ही उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में हम देखते हैं कि पॉला को अब ये समझ आ गया था कि हार्डी उससे जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो हार्डी से कहती है कि तुम्हें कभी भी वो सिग्नल नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हें उसे सुनना ही नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ हार्डी ये बात जानता था कि पॉला को पता है कि आखिर एलियंस अर्थ के किस कोऑर्डिनेट पर लैंड करने वाले हैं और वो बात वो उससे पूछता है पर पॉला उसे नहीं बताती है। पॉला असल में पूरी दुनिया को ये बताना चाहती थी कि उनकी पृथ्वी पर कोई आ रहा है
पर हार्डी ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो धोखे से पॉला को एक एयरलॉक में बंद कर देता है, जिसका धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो पॉला को डर लगने लगता है और फाइनली वो ये रिवील कर देती है कि 6 सितंबर सुबह 6:17 पर एलियंस पृथ्वी पर आने वाले हैं और वो उसे कोऑर्डिनेट्स बता देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेवन और चार्ली रेनर से मिलने जाते हैं, जो कि एक आर्मी बेस पर होता है। यहाँ रेनर उन्हें बताता है कि आर्मी और मिलिट्री वाले ये चाहते हैं कि कोई भी एलियन पृथ्वी पर ना आए, क्योंकि वो अपने साथ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जो कि शायद हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट और मिलिट्री का ये प्लान है कि जो भी आसमान से आ रहा है वो उसे वहीं पर ब्लास्ट कर देंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सुबह होते ही एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को मिलिट्री ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि अब पॉला के वापस आने के सभी चांसेस खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद सेवन और चार्ली अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये यकीन हो गया था कि पॉला कभी भी वापस नहीं आएगी। अगली सुबह तभी ये न्यूज आती है कि जो भी आसमान से आया था असल में उसमें तो कोई था ही नहीं। तभी अचानक सेवन को चार्ली के हाथ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि असल में कोऑर्डिनेट्स थे। और ये कोऑर्डिनेट्स चार्ली ने तब लिखे थे जब पॉला ने उसे रेडियो से कांटेक्ट किया था, जिस पर से सेवन एक डेट को डिकोड करता है जिस पर एलियंस आने वाले थे। तभी अचानक उनके घर पर मिलिट्री वाले हमला कर देते हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स लेने आए थे जहाँ पर एलियंस आने वाले थे, क्योंकि उन्हें भी अब सारी बातें पता चल गई थी। तभी चार्ली और सेवन अपने नेबर्स की मदद से वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद उनकी कार के एक एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी उनकी जब नींद खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि वो मूडी के घर पर है। मूडी उन्हें बताती है कि उसने हमेशा से पॉला को अपनी बेटी की तरह रखा और इसीलिए वो चाहती थी कि पॉला उसके लिए ये काम करे। इन सब के बाद सेवन और चार्ली उसे वो कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, जो कि आज से 1.5 दिन बाद के होते हैं। इन सब के बाद फाइनली अब वो दिन आ जाता है और सेवन, चार्ली, मूडी और उसकी असिस्टेंट नोरा अब एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक सेवन के फोन पर एक मैसेज आता है, जहाँ पर उस डिटेक्टिव ने सेवन को ये बताया होता है कि जिस लेडी ने उनका एक्सीडेंट करवाया, जो कि पॉला के वापस ना आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने 176 पैसेंजर्स को मरवा दिया, वो और कोई नहीं बल्कि मूडी ही थी। उसी ने हार्डी को पॉला के पीठ पीछे उस सिग्नल को ढूंढने के लिए कहा था। ये सब जानकर सेवन काफी घबरा जाता है और वो तुरंत चार्ली को अपने साइड बिठा लेता है, पर अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। फाइनली जब वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो मूडी एक बड़ी सी पूजा करती है ताकि वो एलियन से अच्छे से मिल सके। पर जब टाइम हो जाता है उसके 20 मिनट बाद तक भी जब एलियंस नहीं आते तो मूडी को समझ आ जाता है कि शायद ये कोऑर्डिनेट्स भी सही नहीं है, जिस पर सेवन ये बात रिवील करता है कि उसकी पत्नी असल में एक डिसीज का शिकार थी, जिस वजह से उसे हेलुसिनेशंस दिखाई पड़ते थे। और जो आदमी असल में मूडी की मदद कर सकता था, हार्डी, उसको तो मूडी ने पहले ही मरवा दिया था और इस वजह से मूडी का अब कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ये सब कुछ सुनकर मूडी काफी नाराज होती है और वो नोरा को उन दोनों को मार देने के लिए कहती है, जिसके बाद हम 2 गन शॉट सुनते हैं और इसी के साथ मूडी और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर असल में नोरा ने सेवन और चार्ली को नहीं मारा होता है, क्योंकि उसे ये करना सही नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने जानकर गलत जगह पर शॉट मारे थे। खैर फाइनली सेवन वापस घर आ जाता है और अब वो नोरा की एक असली कॉल रिकॉर्डिंग चेक करता है, जहाँ पर उसने बातों बातों में एक डेट बताई होती है सेवन को जब एलियंस पृथ्वी पर आने वाले थे। और फाइनली जब सेवन और चार्ली उस लोकेशन पर पहुँचते हैं तो उस दिन आसमान पर से एक बॉक्स गिरता है, जिस पर से हेलो हेलो की आवाज आ रही होती है। और असल में ये डिवाइस नासा का ही भेजा हुआ था ताकि वो स्पेस में पीस का एक पैगाम भेज सके। और ये डिवाइस पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया था, जिसका मतलब था कि जो लोग स्पेस में रहते हैं वो भी यही चाहते हैं कि उन सब के बीच में पीस बना रहे, जिससे ये प्रूफ होता है कि ह्यूमंस के अलावा और भी स्पीशीज स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और